नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं टीवी6 न्यूज नेटवर्क। हम अपने खास कार्यक्रम चुनाव 24 में हाजिर हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे। इनमें से 4 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं। तेलंगाना में चुनाव होने बाकी हैं। 30 नवंबर को 119 विधानसभा सीटों के लिए तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन इससे पहले वहां एडीआर और तेलंगाना इलेक्शन वॉच की तरफ से जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। इसके मुताबिक जो वहां उम्मीदवार हैं उनमें से कौन से उम्मीदवार दागी हैं इसके बारे में रिपोर्ट में बताने की कोशिश की गई है। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार दागी हैं 72% और भाजपा की तरफ से 71%। कुल मिलाकर के 23% के आसपास उम्मीदवार वहां दागी हैं। इस पर रिपोर्ट आई है और भी बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आ रही है तेलंगाना में। उसकी वजह यह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है तेलंगाना में, चूंकि तेलंगाना में ही एक ऐसा राज्य बचा है जहां चुनाव होने बाकी हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। एक अब्दुल हकीम साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हैदराबाद से जुड़ गए हैं। अब्दुल हकीम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लुबना सरवत है, राजनीतिक विश्लेषक है। लुबना सरवत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लुबना सरवत के पास चलते हैं। लेकिन लुबना सरवत, आपके पास हम आए इससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को इसी हवाले से दिखाने की कोशिश करते हैं और रिपोर्ट के बाद आपके पास आते हैं। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और तेलंगाना इलेक्शन वॉच ने सूबे में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों को लेकर ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसे देखने और समझने के बाद भी नजरअंदाज किए जाने की पुरानी परंपरा को ही आगे बढ़ाने की शायद भूल की जाएगी। एडीआर और तेलंगाना इलेक्शन वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना विधानसभा चुनाव में 2290 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से करीब 23% दागी हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं, बल्कि इन उम्मीदवारों ने खुद नामांकन के दौरान जमा किए गए अपने एफिडेविट में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। एडीआर और तेलंगाना इलेक्शन वॉच की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कांग्रेस के सबसे ज्यादा 72% उम्मीदवार दागी हैं। रिपोर्ट में ये स्पष्ट किया गया है कि कांग्रेस के 72% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 51% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसा नहीं है कि इस मामले में सिर्फ कांग्रेस ही आगे है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस से पीछे नहीं है। बीजेपी के 71% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 49% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वैसे अगर सबसे कम दागी उम्मीदवारों की बात की जाए तो इस मामले में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम सबसे पहले स्थान पर है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के लगभग 24% उम्मीदवार दागी हैं। मतलब ये कि इनके खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव लड़ रहे निर्दलीय उम्मीदवारों की बात की जाए तो इनमें से 14% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। इसी के मद्देनजर ओवरऑल आंकड़ों पर नजर डालने की कोशिश की जाए तो कुल 353 यानी करीब 15% उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि पिछले चुनाव यानी 2018 में यह आंकड़ा 13% के आसपास ही था। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार इसमें इजाफा हुआ है। जो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं उसके अनुसार इनमें से 7 हत्या के मामले दर्ज हैं, जबकि 27 हत्या के प्रयास के मामले और 45 महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि तेलंगाना में 81% निर्वाचन क्षेत्रों को रेड अलर्ट निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया है। यहाँ रेड अलर्ट निर्वाचन क्षेत्र का मतलब है ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां चुनाव लड़ने वाले 3 या उससे ज्यादा उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले घोषित हैं। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में रेड अलर्ट निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 66% थी। यहाँ भी इसमें इजाफा हुआ है। बात अगर उम्मीदवारों की संपत्ति की जाए तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति वाले उम्मीदवारों की संख्या लगभग 25% के आसपास है। भारत राष्ट्र समिति यानी BRS के 96% उम्मीदवार और कांग्रेस के 94% उम्मीदवार करोड़पति हैं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 89% उम्मीदवारों के पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, जबकि बीजेपी के पास 84% उम्मीदवार करोड़पति हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि इतने दागी और पैसे वाले उम्मीदवारों की जरूरत हर एक पार्टी को महसूस होती है।
लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर वोटर्स वोट किस आधार पर करें जब उम्मीदवारों की एक लंबी फहरिस्त इस तरह से चुनावी मैदान में हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV6 न्यूज नेटवर्क। चलिए, तो आपने रिपोर्ट देख ली। इसी हवाले से रिपोर्ट थी जो ADR की रिपोर्ट है और तेलंगाना इलेक्शन वॉच की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें दागी उम्मीदवारों के बारे में जिक्र किया गया है और जिन उम्मीदवारों के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है उसके बारे में भी इस पे जिक्र किया गया है। लुबना सरवत, क्या कहेंगे आप? तो ये बहुत एक्चुअली गंभीर मुद्दा है कि करप्ट लोगों की जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है और वो भी सीरियस क्रिमिनल रिकॉर्ड की जो ADR की जो रिपोर्ट सामने आई है। देखिए, इस पर बार बार जो करप्शन की मुद्दा ला रही थी बीजेपी गवर्नमेंट भी, कि यहाँ तक कि डीमोनेटाइजेशन का जो नोटबंदी हुई थी उसकी भी रीजन बताया कि करप्शन दूर हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में 2015 से या 2014 से कभी का ये लॉ आसानी से लाया जा सकता था बीजेपी सरकार की ओर से कि कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले को अपन कंटेस्टिंग की भी या उम्मीदवार होने से रोका जा सकता था बिल से। तो ये नहीं हुआ। इसकी बहुत क्या बोलते वो खेद है कि बीजेपी सरकार ने ये लाना चाहिए था, क्योंकि अभी देखिए उम्मीदवारों की तो मोर देन 70% की क्रिमिनल रिकॉर्ड बताते हैं ADR। तो वो वो किस हिसाब से ठीक है डेमोक्रेसी के लिए। इसलिए मेरा तो मानना है कि इतनी बहुत बहुमत होने की वजह से पार्लियामेंट में ये बिल पेश करना और पास करना कितना की आसान था बीजेपी गवर्नमेंट को। तो ये लाना चाहिए था, देश में एक बदलाव आती थी और ऐसा एक अलग रुख होती थी पूरी इलेक्शंस की भी, और ये नहीं कर सकी बीजेपी गवर्नमेंट। इसका मेरे को बहुत खेद है। चलिए, ये नहीं कर सकी, लेकिन इस तरह के हालात हर स्टेट में भी देखने को मिल रहे हैं। जी अब्दुल हकीम साहब, आप क्या कहेंगे? चूंकि आपसे बात हो नहीं पा रही थी, अब आप बात पूरी करें। अगर कांग्रेस संजीदा होती तो कांग्रेस के पीरियड में भी ये बिल लाया जा सकता था क्रिमिनल्स को पार्लियामेंट में रोकने के लिए। ये उस कांग्रेस के दौर हुकूमत में भी ये सवाल पैदा हुआ। उस जमाने में कई आर्टिकल्स भी इस ज़मन में छपे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस भी इस ज़मन में कोई ध्यान नहीं दी। उसके बाद बीजेपी सरकार आई, न बीजेपी सरकार इस ज़मन में कोई आगे बढ़ने की कोशिश करी। इस तरह से ये मामला ऐसा है, हर दो पार्टियों को क्रिमिनल्स की शायद जरूरत है, या फिर ये लोग संजीदा नहीं है इस मामले में क्रिमिनल्स को पार्लियामेंट से या फिर असेंबली से पाक करने का। अगर आइंदा अगर कांग्रेस हुकूमत आई तो ठीक है, वो संजीदगी से ये बिल लाके क्रिमिनल्स को पार्लियामेंट से जो है ना पार्लियामेंट में आने से रोके। वरना चूंकि देखिए, कानून जो बनता है, इंटेलेक्चुअल्स पढ़े लिखे लोग अगर पार्लियामेंट में आए तो कानून बेहतर अंदाज से, बेहतर कानून किस तरह के कानून के हवाले से रोका जाए ऐसे लोगों को विधानसभा में आने के लिए या संसद में आने के लिए। लेकिन जो वोटर्स जब वोट डालने जाते हैं तो उनके जहन में क्या होता है? क्या ये सब मुद्दे नहीं होते हैं जिसे प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, उसे दी नहीं जाती प्रायोरिटी वोटर्स की तरफ से? सर, आजकल वोटर्स ये तमाम चीजें सोचना छोड़ दिए कि कौन क्रिमिनल है, कौन क्या है। अवाम अपने मुद्दों के ऊपर इलेक्शन में वोट डालती है। उनका जहन इस हद तक क्या बोल सकते हैं आप, इस हद तक वो लोग सोच नहीं है कि भाई एक क्रिमिनल को हम कहाँ भेजे तो बुरा होगा। लेकिन वो लोग ये सोच के वोट करते हैं कि भाई इस कैंडिडेट को अगर हम वोट करें तो हमको ये लाभ होने के इम्कानात है, भले ही वो अपने पर्सनल मामले में कुछ भी हो। इसके लिए अवेयरनेस पैदा करना पड़ता है। इसके लिए एक बड़े आवाम के दरमियान अवेयरनेस पैदा करना पड़ता है। क्रिमिनल्स अगर पार्लियामेंट में जाएं, क्रिमिनल्स अगर असेंबली में जाएं तो क्या नुकसानात हो सकते हैं, ये मुल्क के लिए, रियासत के लिए कितने बड़े बड़े नुकसानात हो सकते हैं। ये अवेयरनेस आवाम के अंदर नहीं है। आवाम तो ये कौन पैदा करे? ये अवेयरनेस आवाम के अंदर किसकी जिम्मेदारी है जो पैदा करे? जाहिर बात है हुकूमतों की जिम्मेदारी है या फिर सहाफियों की जिम्मेदारी है। इस चीज को जो है ना तमाम समाज का तमाम तबका इस मामले में जो है कोशिश करना पड़ता है। तब कहीं जाके आवाम के भी जहन में ये बात आती है कि क्रिमिनल्स अगर पार्लियामेंट में जाए तो क्या होगा, क्रिमिनल अगर ना जाए तो क्या होगा। इस किस्म के बेशुमार ऐसे खवानीन लाए भी जा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार होती है। अगर वो संजीदा हो, अगर जमहूरियत को संजीदगी से लेते हैं वो, कि जमहूरियत में साफ शफाफ किरदार के हामिल लोग अगर पार्लियामेंट में आए तो बेहतर। आज की तारीख में कोई भी पार्टी इस चीज को देखकर वोट
टिकट नहीं दे रहा, बल्कि इवन तेलंगाना में भी आज इलेक्शंस हो रहे हैं, इंतखाबात, क्या यहाँ पर किसी पार्टी ने इस चीज को मद्देनजर रखा? बल्कि आज की तारीख में जिनके पास रुपया ज्यादा है, पैसा, उससे टिकट दिया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो टीआरएस से हो, और चाहे बीजेपी से हो। आज की तारीख में बिना पैसे के इलेक्शन लड़ने के बारे में कोई सोच तक नहीं सकता। जी, इसी सवाल को लेकर लुबना मैम के पास में जा रहा हूं। लुबना सरवत, जो हमने रिपोर्ट दिखाई है उसमें जो आपराधिक मामले हैं उम्मीदवारों के खिलाफ, उसका जिक्र तो है ही, साथ ही जो उम्मीदवार पैसे वाले हैं उसका भी जिक्र है। तो क्या अब सियासत की जमीन तंग होती जा रही है वैसे लोगों के लिए जिनके पास पैसों की कमी है, पैसों का अभाव है? तो अगर वो वैसा देखा जाए तो काफी इन्फ्लुएंशियल यहाँ पर एक कैंडिडेट है जो कि जिसका नाम बरेलक्का बोल के भी है। बहुत ही एक्टिव कैंडिडेट एंड बहुत ही सीधी कैंडिडेट है, लेकिन उस कैंडिडेट को कोई भी बड़ी पार्टी ने नहीं अपनाया है ना। अब वो कैंडिडेट इतनी ग्राउंड डाउन टू अर्थ है, पूरी ग्राउंड रियलिटीज को, अनएम्प्लॉयड यूथ है वो, लेकिन उसको मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अरे कोई मेजर पार्टी ने इनको टिकट क्यों नहीं दिया, ये बहुत सोच रही थी। और बात है कि अगर करप्शन की बात पे अगर वापस हम आ जा रहे हैं तो उसमें एक बोलने की है कि नोटा एक ऑप्शन है। देखो, दो तीन इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट थिंग तो जैसे अपने हकीम जी बताए, इट्स अबाउट अवेयरनेस, और कितने लोगों को उनके कैंडिडेट्स की एफिडेविट पता है भाई, किसने एफिडेविट दिए अपने कैंडिडेट्स को, कहाँ छपा हुआ है, क्या इलेक्शन के कितने लोगों को मालूम है कि वेबसाइट में एफिडेविट है, वहां जाके देखना, और वो भी पूरी अंग्रेजी में है, तेलुगु में कहाँ है, उर्दू में कहाँ है। कौन सी आवाम को आप बोल रहे हैं कि इनकी एफिडेविट उनको पता रहना चाहिए? क्योंकि ये एडीआर जो निकाली अभी की क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, कहाँ से निकाली? एफिडेविट से तो निकाली कि सेल्फ डिक्लेयर्ड है, क्योंकि पूरी सेल्फ डिक्लेयर्ड है। इन लोगों को भी कोई पुलिस स्टेशन से नहीं मिले ना, एफिडेविट से जहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन हो वही उनका नॉलेज है। तो जो एडीआर तहकीकात कर निकाल के कर रही, तो एफिडेविट किसके सामने है? क्या कैंडिडेट के ऊपर ये डाला जा रहा है कि आप आप जब मैनिफेस्टो दे रहे हो, यहाँ तो एमआईएम तो कभी मैनिफेस्टो ही नहीं तैयार करती, वो तो वो एक अलग ही लेवल पे है उनका तो मामला। तो जो पार्टीज जब कैंडिडेट के पास आप जा रहे हो, क्या ऐसा ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि आपने वहां की मादरी जबानों में आपने एफिडेविट को छपते हुए कैंडिडेटों के पास करना चाहिए? कि इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया ऐसा? और ऊपर से जो पिछले 10 साल से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो नाच चल रही है, उससे तो करप्शन और दुगुना त्रिगुना कितना दुगुना बढ़ गया है वो, कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसा कहां से आ रहा, कौन सी पार्टी को जा रहा। और एडीआर ने खुद बोला कि सबसे ज्यादा मोर देन 6,000-7,000 करोड़ को सिर्फ बीजेपी पार्टी को आया है, और वो कहीं नीचे से पूरी पार्टीज को छोड़ते हुए फासला इतनी बड़ी है। लुबना सरवत, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। अभी आम लोगों का जिक्र हुआ कि आम लोगों को ये पता ही नहीं, तो आम लोगों तक कैसे ये पहुंचाया जाए, किस तरह से पहुंचाने की कोशिश की जाए? क्या इसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, या हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है, या आम लोगों में जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि दूर दराज के इलाके में जो लोग रहते हैं, वोटर्स रहते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती, या कई ऐसे इलाके हैं जहां कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्हें भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती। यस, तो यहाँ पर अव्वल जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है संविधान के तहत में, तो उनकी जिम्मेदारी है कि हम कैसी कैंडिडेट्स को रिटर्न कर रहे हैं टू द पार्लियामेंट। वो लोग भेज रहे हैं पार्लियामेंट को, हुकूमत नहीं भेज रही है। वो लोग इलेक्शन के ऐलान कर रहे हैं, वो लोग पूरी डेट्स डिसाइड कर रहे हैं, वो लोग पूरी चीज कर रहे हैं, उनको इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया हुआ है काम का। और यहाँ तक कि कंप्लेंट जब आता है तो बराबर कोर्ट की बराबरी के ऊपर वो डिसाइड करके पनिशमेंट देते हैं, बोलते हैं कि आपने बॉर्डर कोड को ट्रांसग्रेस किए हैं। तो ये सब किसकी जिम्मेदारी है? इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन को क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या उनको नहीं पता कि कैंडिडेट्स के पास नहीं जा रहा है ये चीज, कैंडिडेट्स के पास इनकी कैफियत नहीं जा रही है? कैफियत के बगैर सिर्फ भाई पार्टी है भाई, ये चीज है भाई, ऐसा कौन से मुद्दे पे? जैसे हकीम जी बता रहे हैं कि वो एक्सेसिबिलिटी के, यानी हमको कौन मिलेगा हमारे नजदीक, उस मुद्दे पे जा रहे हैं क्या, या हमारे मुद्दे ये सॉल्व करेंगे बोल के जा रहे हैं क्या? कौन सी एफिनिटी कैस्ट के मुद्दे पे वोट डाल रहे क्या, या मजहब की बुनियाद पे डाल रहे, या पैसों की, या किसी और चीज, या पावर की, कौन सी चीज के, या किसी खानदानी चीज पे? ये किन चीजों पे हम मुद्दे पे जा रहे हैं? बल्कि इस चीज पे होना चाहिए कि उनकी किरदार क्या है, उनकी सोशल वर्क की बैकग्राउंड
ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनकी जो क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये जब कैंडिडेट जा रहा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल सकती है, रूल्स बनाने की पूरी उनके पास पावर है कि भाई आप कैंडिडेट्स जब जा रहे हो जमीन पे, आपकी जो कैफियत है पूरी वहां रखो कि आपकी सोशल वर्क क्या है, आपकी पॉलिटिकल वर्क क्या है और आपकी क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ये बोलने में इलेक्शन कमीशन को किसने रोका भाई, बोलिए। जी, ये बड़ी बात आपने कही है। अब्दुल हकीम साहब आपके पास आना चाहेंगे। अभी इसी जिक्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फिर दूसरी बातों को भी सामने लेकर के आएंगे। अब्दुल हकीम साहब, जैसा कि लुबना सरवत का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को अवेयर करे, जागरूक करें कि आखिर इस मुद्दे पर कैसे उनकी सोच डेवलप हो, किस तरह। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, सियासी पार्टियों की अगर बात करें, तो यही एक ऐसा मुद्दा है जहां तमाम सियासी पार्टियों की सोच एक जैसी है। क्योंकि जो रिपोर्ट आई है या आती रही है इस हवाले से, वो एक जैसी ही रही है और तमाम सियासी पार्टियों में ऐसे उम्मीदवार रहे हैं जिन पर कई आरोप लगे हैं, कई इल्जाम लगे हैं और कई दागी उम्मीदवार भी रहे हैं। तो ये जो सियासी पार्टियां हैं जिनके हर एक मुद्दे अलग अलग होते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जब वो एक प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं तो ये भी एक ऐसी चीज है, एक ऐसी बात है जिसे आम लोगों को समझना चाहिए। बावजूद इसके शायद आम लोग या आम वोटर्स इन सब चीजों को नहीं समझ पाते और वो वोट डालने चले जाते हैं दूसरे मुद्दे को सामने लाते हुए। जैसे कि अभी लुबना सरवत कह रही थी कि वो मजहब की बुनियाद पर वोट डालने चले जाते हैं, जात पात की बुनियाद पर वोट डालने चले जाते हैं और वोट होता भी है इस बुनियाद पे, इससे इनकार किया नहीं जा सकता। इसको डिफाइन करने के लिए, इसको सही तरीके से परिभाषित करने के लिए, तशरीह करने के लिए आम लोगों के बीच में किस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है, आवश्यकता है? सर, इसके लिए आपने जिस तरह से कहा कि सोशल वर्कर जो है ना अहम किरदार अदा कर सकते हैं, बस यही। अगर सोशल वर्कर मेहनत करे, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करे, तो कुछ हद तक लोग समझ सकते हैं। उसके लिए लोगों के अंदर भी एजुकेशन चाहिए। ये ऐसा मुद्दा है जिसमें एक एजुकेटेड लड़का जिस अंदाज से समझ सकता है क्रिमिनल से क्या नुकसान है और पढ़े लिखा अगर कोई पार्लियामेंट या असेंबली में जाए तो क्या फायदे हैं, ये चीज एक एजुकेटेड पर्सन जिस अंदाज से समझ सकता है, एक मतलब अनएजुकेटेड नहीं समझ सकता। तो इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है सर। ये दौर, अब जो दौर चल रहा है इलेक्शन या इंतखाबात का, ये बिल्कुल उलट दौर है। आज से 30-40 साल पहले जो इंतखाबात होते थे, आवाम खुद क्रिमिनल्स को वोट नहीं डालती थी, बल्कि उस जमाने में माशी तौर पे कमजोर लोग भी इंतखाबात में जीत के आते थे। आज वो मामला नहीं रहा। आज जो भी सियासतदान, सियासत आजकल एक बहुत जबरदस्त बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर लिया है। बिजनेस, कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सेव करना चाह रहा है तो वो सियासत में आ जा रहा है। अगर कोई बड़ा जमींदार अपनी जमीनात को सेव करना चाह रहा है, वो सियासत में आ जा रहा है। तो ये सियासत का जो सिस्टम है, सियासत में आने वाले लोगों का जो सिस्टम है, वो बदल चुका है। अब बहुत जबरदस्त बिजनेस का शिकल इख्तियार कर लिया और इस मामले में काफी से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बल्कि अब इस मौके पे ये बात करना मेरा जहां तक ख्याल है अब तो बेकार है। इसको जो है ना काफी, अब जो इंतखाबात, आइंदा इंतखाबात होंगे, उसकी तैयारी के लिए आज से शुरुआत करनी चाहिए इस किस्म के माहौल को बदलने के लिए, जिसके लिए काफी मेहनत चाहिए। और जाहिर बात है सोशल वर्कर ही ये काम कर सकते हैं। उनके लिए उनके उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। चलिए लुबना, थोड़ा सा हट जाए मौजू से, थोड़ा सा मौजू को बदला जाए, मौजू से हटे नहीं बल्कि मौजू को बदला जाए। लुबना, इलेक्शन हो रहे हैं तेलंगाना में, 119 विधानसभा की सीटें हैं और 30 तारीख को वोट डाले जाएंगे। सारी राजनीतिक पार्टियों ने, यानी सियासी जमातों ने अपने अपने तरीके से कोशिशें की हैं। ये उनका हक भी है, अधिकार भी है, जिस तरह से वोटर्स का हक है कि अपने वोट को वो डालें। वहां जो कैंपेन चला, खास करके अब की बात कर रहा हूं मैं, जब 4 सूबों में चुनाव हो चुके हैं, इलेक्शन हो चुके हैं, रिजल्ट तो एक साथ आएंगे। क्योंकि उससे पहले सियासी जमातें, खास करके जो केंद्र की सियासी जमातें हैं, वो बटी हुई थी। उनका चुनावी कैंपेन चल रहा था राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, मिजोरम में भी। अब सिर्फ तेलंगाना में फोकस है। अब जो कैंपेन हो रहा है तेलंगाना में, वो किस सिमत में जाता दिखाई दे रहा है? इन तमाम 4 राज्यों से हट करके सिर्फ तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की डायनेमिक्स एकदम अलग है। यहाँ पर सिर्फ जैसे बीजेपी कांग्रेस या बीआरएस कांग्रेस वैसा नहीं है।
यहाँ पर जो मल्टी डायरेक्शनल वोटर के ऊपर जो प्रेशर है वो एक दो पार्टी ये नहीं तो वो वैसा नहीं है। यहाँ पर एमआईएम है, बीआरएस है, क्या बोलते वो कांग्रेस है, बीजेपी है। तो कुछ सीटों में एमआईएम की जोर रहेंगी। लाइक 119 में से एक आप सोच लीजिए कि वो शायद 7 या 9 पे कॉन्टेस्ट कर रही है, इंक्लूडिंग राजेंद्र। 9 सीटों पे मजलिस के उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। हाँ, क्योंकि जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर में भी आ चुकी है वो कॉन्टेस्ट करने के लिए। तो ये 9 है और बाकी चीजों पे आप समझ सकते हैं कि 3 वोटर के ऊपर 3 मेजर पार्टी से उनकी प्रेशर आ रही है। तो इन हालतों में उनको मैं जैसे बताई ना, वोटर को मैं हमेशा ये मानती आई हूँ कि सरकार की अव्वल जिम्मेदारी ये होती है कि वो सिटीजन की, नागरिक की स्टेटस को इतना ऊपर लाए कि भाई हर कोई यानी जो कचरे उठाने वाले जो अपने भाई रहते हैं ना, वो बंडी लेके आते हैं कचरे उठाने के लिए, वो भी अपने से सवाल कर सके। उस हालत में संविधान ने की है प्रोविजन, वार्ड कमिटीज की प्रोविजन हुई है, लेकिन तेलंगाना में पिछले 10 साल से एक भी वार्ड कमेटी स्थापित नहीं हुई है। तो सवाल करने का जो प्रोविजन संविधान से है कि यहाँ पर हर इंसान, एक छोटा जेब वाला इंसान हो, बड़ा जेब वाला इंसान हो, या पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ भी हो, सब कोई आके अपनी बात कर सकते। जैसे वोट भी डाला जा रहा है, क्योंकि एक कचरे वाले भाई, अनपढ़ भाई भी वोट डाल रहे हैं, तो लेकिन उनको बात करने का मौका कहाँ मिल रहा है? दस्तूर हिंद ने दिया है वो मौका वार्ड कमिटीज के जरिए। लेकिन यहाँ पर ना एमआईएम, ना बीजेपी, ना कांग्रेस नहीं है शायद जीएचएमसी में, सिर्फ बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम के पूरी उनके बीच में है जीएचएमसी की जो वार्ड कमेटी है। लेकिन किसी ने आज तक एक वार्ड कमेटी की स्थापना नहीं की, ना अवाम के पास कमेटी में बुलाए बिठाए, ना उनसे पूछे कि ना उनको ताकतवर करने की। सरकार की अव्वल जिम्मेदारी क्या होती है? अपनी नागरिक को ताकतवर बनाए। ताकतवर ये नहीं क्या उनके पास पैसे जेब में, वो नहीं, सवाल करने की उनको हिम्मत देना, सवाल करने की उनको मौका देना, ये किसी पार्टी ने भी नहीं की। और ये एकदम इनको बेइज्जत करना है किसको? नागरिक को। जब आप वार्ड कमेटी से कॉर्पोरेटर्स को ले लेते हो, वोट लेते हो एक अनपढ़ से, लेकिन अनपढ़ को आप एक सवाल पूछने की एक प्लेटफॉर्म जो वार्ड कमेटी संविधान से दी हुई है, उसको आप रौंदते हो। ये बहुत बुरी चीज है। और इसी वजह से ये भ्रष्टाचार जो है, करप्ट लीडर्स भी आते हैं और करप्शन भी होता है। जी, अब्दुल हकीम साहब, क्या आप सहमत हैं, इत्तेफाक रखते हैं जो लुबना सरबत ने जो बातें कही हैं? चूंकि आप देख लें, अगर थोड़ा सा इसमें जोड़ दूं एक सवाल, राजस्थान में इलेक्शन हुआ और राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना गया, छत्तीसगढ़ में भी सीधा मुकाबला माना गया, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला माना गया। मिजोरम में अलग बात है कि क्षेत्रीय दलों का भी असर रहा है, एमएनएफ की सरकार रही है वहां, एमएनएफ के बारे में कहा जा रहा है कि उसका अच्छा प्रदर्शन रहेगा, और भी दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लोकल पार्टियां हैं, उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। तेलंगाना एक बड़ा राज्य है जहां जो रीजनल पार्टी है उसका अपना एक अलग असर है। खास करके आपने देखा कि टीआरएस से बीआरएस लगातार हुकूमत में रही है पिछले 10 साल से वहां। ओवैसी की पार्टी भले 9 सीटों पे चुनाव लड़ रही हो, लेकिन उनका अपना एक असर रहा है। तो वहां सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच में नहीं, बल्कि बीआरएस और ओवैसी की पार्टी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उसका भी अपना असर देखने को मिल रहा है। ऐसी सूरत में वहां तेलंगाना में बीआरएस वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला, या फिर बीआरएस वर्सेस कुछ इलाकों में भाजपा का मुकाबला, या कुछ इलाकों में मजलिस का सीधा मुकाबला कांग्रेस से, क्या कुछ नजर आए? मजलिस का सीधा मुकाबला कांग्रेस से आपको हैदराबाद की एक सीट पे दिखाई देगा, वो है नामपल्ली जी, आपको जुबली हिल्स। ये 2 सीट्स ऐसे हैं जहां पर मजलिस का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। अब रहे तेलंगाना के दीगर मुकामात पर मजलिस न कोई अपनी कारकुन को कंटेस्ट करने दिया है, बल्कि वहां पर आप जहां कहीं भी चले जाए बीआरएस वर्सेस कांग्रेस की बात हो रही। बीजेपी का मुकाबला बीआरएस से,
बीजेपी का मुकाबला अब मध्य मुकाबिल कांग्रेस, आज की तारीख में ये चीज आपको तेलंगाना भर में दिखाई नहीं देगी। सिर्फ मुकाबला इस वक्त जो है वो है कांग्रेस का वर्सेस बीआरएस का ही मुकाबला है। बीजेपी बस ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है आज नरेंद्र मोदी जी करीमनगर का दौरा कर रहे हैं, वहां पर आके अपना भाषण दे रहे हैं, लेकिन आवाम का रुझान बीजेपी की तरफ, मैंने जहां तक मेरा अपना ख्याल है, वो बीजेपी कांग्रेस वर्सेस बीआरएस की तरफ ही है। अलबत्ता बीजेपी ये चाह रही है कि कांग्रेस के सीट्स घट जाए ताकि हंग असेंबली हो जाए, और उस वक्त एमआईएम और बीजेपी उसका सपोर्ट। नहीं, मैंने कुछ इलाकों का जिक्र इसलिए किया बीजेपी के हवाले से कि आपने देखा 2018 में जब वहां असेंबली का इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी को सिर्फ एक सीट मिली थी, लेकिन जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, तो उसमें बीजेपी को 4 सीटें मिली। हालांकि यह भी इत्तेफाक है कि 4 जो एमपीज हैं बीजेपी के तेलंगाना से, उनमें से 3 को चुनावी मैदान में उतार दिया है बीजेपी ने। तो वो जो लोकसभा में परफॉर्मेंस था, प्रदर्शन था बीजेपी का, क्या उसे दोहरा सकती है इस असेंबली इंतखाबात में तेलंगाना में बीजेपी? इसलिए मेरा यह सवाल था। जी जी जी, अब ये जो 3 आपने जो जिक्र के 3 पार्लियामेंट जो कांग्रेस के जो मेंबर्स है जो उतारे गए, उनमें से हो सकता है एक आध जीतने के इम्कान, वरना एक और राजा सिंह, बल्कि आपके इंतखाबात में जो आंकड़े आ रहे हैं वो बीजेपी एक सिंगल हिस्से पे सिमट जाएगी, ज्यादा सीट्स रहेंगी। पिछली बार तो एक राजा सिंह थे, अब के बार हो सकता है 1-2 और बढ़ जाए, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है कोई मुकाबले में आके कोई टक्कर देने वाली बात बीजेपी की इतना थी है और न रहेगी। अब माहौल बदल चुका है, बीजेपी की तरफ लोग ज्यादा राग़िब नहीं हो रहे हैं, और इसका असर नरेंद्र मोदी साहब की जो इमेज थी, वो जो चमक थी, वो चमक भी बरकरार नहीं है। आज करीमनगर में जलसा था, लेकिन जो भीड़ एक प्राइम मिनिस्टर के जलसे में होनी चाहिए, उस हद तक भीड़ भी नहीं देखी गई। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी का जो जादू था वो कम हो गया है। अब चूंकि उन लोगों के पास फुर्सत बहुत ज्यादा है, अब तमाम रियासतों में इंतखाबात हो गए, तो हर कोई तेलंगाना का दौरा कर रहा है और चाह रही है कि किसी तरह से कांग्रेस को कम किया जाए। भले अपना कैंडिडेट न जीते, लेकिन बीआरएस तो कम से कम जीत जाएगी। अब्दुल हकीम साहब, इस सवाल को थोड़ा सा विस्तार दे दें, हम इसको वसी कर दें थोड़ा सा। कर्नाटक में अभी असेंबली के इलेक्शन हुए जिसमें कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया, और जो साउथ के स्टेट्स हैं वहां बीजेपी का बहुत अच्छा असर नहीं रहा है कर्नाटक के अलावा। कर्नाटक में सरकार रही है बीजेपी की कई बार, इस बार बीजेपी को हटना पड़ा और कांग्रेस आ गई वहां। कांग्रेस ने जो वादे किए थे, 5 गारंटी थी कांग्रेस की, शायद वहां कर्नाटक में, अगर मैं भूल रहा हूं तो शायद मैं अपने दर्शकों से माफी में मांगू। 4 गारंटी की घोषणा की थी कांग्रेस ने, कर्नाटक में 4 को इंप्लीमेंट कर दिया, और इसी हवाले से तेलंगाना में जाके कांग्रेस ये मुद्दा उछाल रही है। और खबर यह है कि तकरीबन 70 से 75% जो कैबिनेट मेंबर्स हैं कर्नाटक के, वो तेलंगाना में है कांग्रेस का। तो ये क्या कुछ दिखाता है? अगर कांग्रेस वहां अच्छा परफॉर्म करती है तो बीजेपी जो उम्मीद लगाए बैठी थी, जाहिर सी बात है उम्मीद धूमिल हो जाएगी, जैसा कि आप कह भी रहे हैं। तो अब जो साउथ के स्टेट्स हैं वहां बीजेपी का बहुत ज्यादा इंपैक्ट अब नहीं बचेगा, और बहुत लंबा सफर और तय करना पड़ सकता है बीजेपी को मुस्तकबिल के लिए। जानकारी है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट की भी जानकारी है, बहुत मतलब एसपी कैडर के लोग हैं, उनकी तरफ से ये बात आ रही है कि अब के बाद कांग्रेस का ज़ाहिर 80 सीट्स तक कांग्रेस के आएंगे, और बीजेपी के बारे में तो नहीं, लेकिन कांग्रेस का मुजाहरा बहुत अच्छा रहेगा और हुकूमत कांग्रेस की बनने के खवी इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। और इसके असरात आप जिस तरह से कहे कर्नाटक के जो 5 जो गारंटीज थे, उसी तरह से यहाँ पर 6 गारंटीज की बात आवाम के दरमियान बहुत चर्चित है। हर कोई ये चाह रहा है कि भाई एक तो एंटी इनकम टैक्स चल रहा है, और दूसरा जो है तेलंगाना में जो कांग्रेस के गारंटीज है उसके ऊपर काफी डिस्कशन हो रहा है, और मुआवजात यानी कि अतराफ अपना विलेजेस वगैरह में इसके बहुत चर्चे हैं और लोग बहुत ज्यादा राग़िब हो रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब के बाद हुकूमत बनाएगी और टीआरएस जाएगी, और बीजेपी जाहिर बात जब टीआरएस हुकूमत से गायब हो जाएगी तो बीजेपी का वजूद टोटली खत्म हो जाएगा यहाँ से। लेकिन चलिए ठीक है,
बहुत सारी बातें तो हो गई, तफसील से हम लोगों ने बात कर ली है और मजीद भी इस पर बात हम लोग करेंगे, चूंकि तेलंगाना ही एक ऐसा स्टेट है जहां भी चुनाव होने बाकी हैं, इलेक्शन होने बाकी हैं। 30 तारीख को इलेक्शन होगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तफसील से अपनी बातों को समझाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आई, इसके लिए माजरत चाहेंगे अपने दर्शकों से। लेकिन तेलंगाना में चुनाव 119 सीटों पर है। 30 नवंबर को बार बार बताया जा रहा है, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। बार बार मैं कहता हूं कि तस्वीर साफ हो जाएगी 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे। और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना ध्यान वहीं केंद्रित कर लिया है, तेलंगाना में केंद्रित कर लिया है। वजह इसकी यह है कि जो और 4 राज्य थे, जैसा कि मैंने शुरू में कहा भी था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान, वहां चुनाव हो चुके हैं। तेलंगाना ही एक ऐसा राज्य है जहां चुनाव होने बाकी है। लेकिन ATR और तेलंगाना इलेक्शन वॉच की तरफ से जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली रिपोर्ट है। इसके मुताबिक 23% उम्मीदवार दागी हैं और कांग्रेस हो, BRS हो, भाजपा हो, तमाम पार्टियों में इस तरह के उम्मीदवार हैं बहुत ज्यादा। और जो पैसे का जिक्र हमने किया था, यानी कि जो गरीब उम्मीदवार हो या जिनके पास पैसे की कमी हो, क्या उनके लिए सियासी जमीनें तंग होती जा रही हैं, उसकी वजह ये रिपोर्ट भी है जो हमने आपको दिखाई है, जिसमें पूरा जिक्र किया गया है, पूरी चर्चा की गई है। बहरहाल मां बाप आपसे जुड़ते रहेंगे चुनाव 24 में, इस तरह की चर्चाओं में शामिल होते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। हम आपसे इजाजत चाहते हैं, लेकिन जाते जाते आपसे वही अपील करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे न्यूज चैनल TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना इसलिए भी ना भूलें कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट जरूर करें। नमस्कार।